नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जो लास्ट वीक में करंट अफेयर बना है जुलाई के और अगस्त के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर कवर किया गया है उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अपॉइंटमेंट हो, अवार्ड हो, इम्पॉर्टेंट डेज हो, सभी को कवर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगे और कंटेंट इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक मिशन है, मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम, इसको लॉन्च किया है किसी स्टेट ने, किसने किया है बात करेंगे। साथ साथ सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं जिसने मिशन शक्ति स्कूटर लॉन्च किया है, और उसी राज्य के चीफ मिनिस्टर सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, इनकी चर्चा होगी। साथ साथ जो सेक्स चेंज है और ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी मैरिज को इन्होंने बैन कर दिया है। कौन सी कंट्री है? केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने, अभी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। और साथ साथ और भी जो दूसरे हाई कोर्ट्स हैं उनमें कहाँ कहाँ कुछ चेंज हुआ है क्या, उसकी चर्चा कर लेंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा जो योजना है किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई, जिससे कि जो वहाँ के जानवर हैं उनसे खेती को बचाया जा सके। साथ साथ भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग जो सेंटर है वो कहाँ पर खुला है उसकी बात होगी, किस राज्य में खुला है, और इम्पॉर्टेंट डेज की तो हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम, नाम से ही पता चल रहा होगा। इसमें स्कूटर खरीदने के लिए ना यहाँ पर सस्ते दामों पर लोन प्रोवाइड कराया, मतलब सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या होगा? जिससे कि जो नवीन पटनायक जी हैं उनका ये कहना है कि इस योजना के अंतर्गत हम एम्पावर कर रहे होंगे मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स को, साथ साथ कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को। तो इनको यहाँ पर स्कूटर देकर टाइम पर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में मदद मिलेगी, और इसके लिए सरकार लगभग 1 लाख रुपए तक का सस्ते दाम पर आपको सस्ते लोन पर आपको 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा मिशन शक्ति स्कूटर योजना के अंतर्गत। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की ये स्कीम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सेमिकॉन इंडिया 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन, देखिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भारत मार्केट बनना चाह रहा है, अलग अलग देशों के साथ यहाँ पर कोलैब कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली में जापान के साथ इसने कोलैब किया, एमओयू साइन किया कि जापान हमें सपोर्ट करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को, सेमीकंडक्टर का एनवायरनमेंट बनने में मदद करेगा। और भारत हमारे राज्यों में गुजरात को सेमीकंडक्टर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि सेमिकॉन इंडिया 2023 ये ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल है वहाँ पर। यहाँ पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल गुजरात के, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक पोस्टर है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने 28 से लेकर 30 जुलाई तक हुआ सेमिकॉन इंडिया का इनॉग्रेशन किया है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लॉन्गेस्ट सीएम है कौन? जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ध्यान रखिएगा, नवीन पटनायक, जो कि सेकंड, फर्स्ट कौन है? तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन इनकी बात की जाए नवीन पटनायक जी की, तो इन्होंने 23 साल तक चीफ मिनिस्टर का पद संभाल के रखा और 139 डेज तक, इन डेज तक उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के पद को अपने पास रखा। इसके साथ ही पास रखा मतलब बार बार उनको जनता चुन रही थी। इसके साथ ही वो सेकंड लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक चीफ मिनिस्टर बनने वाले पर्सन बन चुके हैं। पहले कौन है? तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे पवन कुमार चामलिंग, ये पहली पोजीशन पर रहे और इन्होंने 24 साल 205 दिन तक इन्होंने चीफ मिनिस्ट्री का पद संभाला है। अगर नवीन पटनायक जी की बात करें तो इन्होंने वेस्ट बंगाल के ज्योति बासु की जगह इन्होंने ले ली है।
23 साल 137 दिन वो चीफ मिनिस्टर रहे, और नवीन पटनायक 23 साल 139 दिन हो चुके हैं और अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं और अभी भी आगे हो सकता है बन जाएं। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, एक वीडियो वायरल हुआ लास्ट मंथ की बात है, उसमें 2 महिलाओं को नेक्ड मतलब बिना वस्त्र के उनको घुमाया गया, और ये घटना हुई है मणिपुर में। मणिपुर में क्यों हुई? देखिए, मणिपुर में ना हाई कोर्ट ने मणिपुर में ये डिसाइड किया कि वहाँ पर सबसे बड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाए, और उनके यहाँ पर 3 कम्युनिटी मेजर रहती हैं। एक है मैतई, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट है, लगभग 60% या कई जगह आपको 56 या 55% आपको मिल जाएगा, ये रहती है। ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है, दूसरा और डेवलप्ड भी है। और उसके बाद दूसरी हमारी कुकी और तीसरी नागा। ये दोनों काफ़ी कम परसेंटेज में रहते हैं और ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, डेवलपमेंट इनका कम हुआ है। इन दोनों को एसटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन मैतई को नहीं मिला था। तो मैतई ने मांग की और हाई कोर्ट ने कहा कि इनको भी मिलना चाहिए, जिससे कि ये दिल्ली में इनके बच्चे पढ़ सकें, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में इनके बच्चे पढ़ सकें। और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, दिल्ली में जो उनके लिए योजनाएं या किसी और शहर में जो उनके लिए योजनाएं हैं, उनका बेनिफिट मिल सके। मणिपुर सरकार जो उनको बेनिफिट्स देती है, उनका बेनिफिट्स भी उनको मिल सके। और जो कुकी और नागा के क्षेत्र हैं, उनको मैतई लोग खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि ये एसटी में नहीं आते। तो जो मैतई थे वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते थे। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कभी भी एसटी की जो ज़मीनें हैं, जो उनके इलाके हैं, उनको खरीद नहीं सकते। अब ये लोग खरीद नहीं पा रहे थे, पैसा होने के बावजूद भी जो कुकी और नागा की जगह थी वो खरीद नहीं पा रहे थे। अब इनको डर यही है कि अब इनको अगर एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो ये हमारी ज़मीनें खरीदेंगे, हमारा अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इनके निकल के सामने आई। लेकिन मेन कारण यही बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में और सरकार भी सपोर्ट कर रही है इनको कि इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ पर 60 सीटें हैं विधानसभा में। 60 में से 40 सीटें मैतई समुदाय से बिलोंग करने वाले पर्सन्स की हैं, 20 अन्य की हैं। इसका मतलब इनको विधानसभा में भी बेनिफिट मिला हुआ है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब संघर्ष हुआ दोनों के बीच में, और ये वीडियो वहाँ पर वायरल हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सिनेरियो समझा पाया होगा, और इसकी जो आग है वो पड़ोसी राज्यों में भी देखी गई। जैसे मिज़ोरम में वहाँ पर पाया गया कि वहाँ के जो लोग हैं, जो मैतई समुदाय से जो कुकी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये गलत हुआ, और अब आप ऐसा करो, मैतई लोग हो तो आप चले जाओ इस राज्य को छोड़कर। तो ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों में भी दिखाई दी। लेकिन आप देख सकते हैं सारे न्यूज़पेपर लगभग कवर कर रहे थे इस न्यूज़ को। तो मैंने आपको समझा पाया होगा, उम्मीद करता हूँ। जो कारण है उसको तो ज़रूर समझा पाया होगा। अगर मणिपुर की बात करें तो एन बीरेन सिंह इस समय पर चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, कैपिटल इम्फाल है, नेबर स्टेट नागालैंड, आसाम और मिज़ोरम है। म्यांमार के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच होती है। म्यांमार के साथ भी कुछ क्लैसेस हैं, जैसे कि ये थोड़ा आउट ऑफ द पॉइंट हो जाएगा, चलिए छोड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, म्यांमार के साथ भी थोड़ा सा मैतई लोगों को डर लग रहा है कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो कुकी बन जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, कुकी लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी और बहुत सारी दिक्कतें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघालय में भी मॉब हुआ, मतलब मॉब अटैकिंग की गई चीफ मिनिस्टर के, मतलब एक ऑफिस है वहाँ पर। कैसे, देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब बहुत टाइम से मांग चल रही थी कि विंटर कैपिटल अनाउंस की जाए, किसको, टूरा को। एक टूरा वहाँ की जगह है उसको। वैसे मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग के साथ साथ चाहते हैं वहाँ के लोग या एक कम्युनिटी या एक संस्थाएं कि टूरा को भी विंटर कैपिटल अनाउंस कर दिया जाए, जिससे कि दोनों जगहों का डेवलपमेंट हो। शिलोंग का तो हो ही रहा है और टूरा का भी हो। इसके ऊपर चर्चाओं के लिए चीफ मिनिस्टर साहब बैठे। अब जब बैठे तो कुछ लोगों ने वहाँ पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनको चोट लगी। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो लोग थे, कौन मांग रहे थे टूरा विंटर कैपिटल बन पाए, तो एक इनकी संस्थाएं हैं अचिक नाम से, अचिक कॉन्सिस होलिस्टिक इंटीग्रल क्रीमा।
और दूसरी गारो हिल्स स्टेट मूवमेंट कमेटी, ये टूरा को चाहता है कि विंटर कैपिटल अनाउंस कर दिया जाए। तभी ऐसा हुआ, तभी ये मेघालय चर्चाओं में आया। मेघालय की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है, फागू चौहान गवर्नर है और कैपिटल यहाँ की शिलोंग है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल राइजिंग सुपरस्टार इंडियन सिनेमा अवार्ड किसको मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया में अवार्ड मिलेगा किसको? कार्तिक आर्यन को यह अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की गई है। 14th इंडिया फिल्म फेस्टिवल जो मेलबर्न में होने वाला है 11 अगस्त को, वहाँ पर इनको यह अवार्ड मिलेगा। यहाँ पर आप कार्तिक आर्यन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस बॉलीवुड अभिनेता को आईसीसी वर्ल्ड कप का? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 आपको मालूम होना चाहिए 50-50 ओवर का जो होना है वो भारत में ही ऑर्गेनाइज होगा। इसे लास्ट टाइम 2011 में हुआ था भारत में, और याद करिए उस साल भारत ने वर्ल्ड कप को जीत लिया था। अब 2023 में भी भारत में ही वर्ल्ड कप होना है और इसके ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट करने के लिए एक फेस बनाया हुआ है शाहरुख खान को। ध्यान रखिएगा, आईसीसी के द्वारा इनका नाम अनाउंस किया गया है। अगर बात की जाए जो 2023 में वर्ल्ड कप होना है, इसका फाइनल कहाँ होगा? तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ये फाइनल होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है, और इसके सेमीफाइनल मुंबई और कोलकाता में होंगे। आगे बात करें तो आईसीसी की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको 1909 में फाउंड किया गया था। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया गया। इसके टोटल 108 मेंबर्स हैं। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। ग्रेग बार्कले यहाँ के चेयरमैन हैं, जो कि कहाँ से? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और जियोफ एलार्डिस यहाँ के सीईओ हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। लास्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इलेक्शन पे खड़े हुए थे तो उस टाइम पर ना काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि काफ़ी ज़्यादा जानवर ना आ चुके हैं, इकट्ठा हो गए हैं। उसकी वजह से मतलब लोगों ने गाय वगैरह पहले पाला करते थे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का मैं भी हूँ तो वहाँ की सिचुएशन बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गाय लोगों को अब पालना थोड़ा सा बेनिफिट का सौदा नहीं लगता। इसीलिए लोग अपनी गाय को जब तक दूध देती है ठीक है छोड़ देते हैं। अब वो छोड़ दिया तो चारा कहाँ से उसको मिलेगा? कहाँ तक वो जो खुद से हो गया चारा उसको खाकर अपना पेट भरेगी? फिर खेतों में घुस जाती है। जब खेत में गेहूँ या कोई और फसल उगाई जाती है, उसके बाद क्या फसलों को ख़राब किया जाता है। तो बहुत टाइम से मांग उठ रही थी कुछ किया जाए इसके लिए, सरकार कुछ करे। तो सरकार ने अब यहाँ पर कुछ एक कदम उठाया है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा स्ट्रे एनिमल, जो आवारा पशु हैं, उनसे। कैसे किया जाएगा? कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, फोटो यहाँ पर देख पाएंगे। फेंसिंग की जाएगी और तारों की फेंसिंग यहाँ पर होगी, और इस फेंसिंग में एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? जो हल्की हल्की बिजली का प्रवाह करने वाला है, मतलब थोड़ी थोड़ी करंट बहेगी। अब वो करंट बहेगी तो जब जानवर उसके पास जाएगा तो उसको करंट लग जाएगा और वापस आ जाएगा, खेत में नहीं जाएगा। इसका मतलब खेत में एंट्री वो नहीं करने वाला है। अब इसको एनर्जी चाहिए होगी तो क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं करेगी, सोलर के माध्यम से इसको एनर्जी दी जाएगी, और उतनी करंट जिससे कि एनिमल अंदर ना जाए खेत में, उतनी इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें सरकार 60% की सब्सिडी देगी, 40% आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका खेत है, थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हंगरी का ग्रैंड पिक्स कारों की रेस हुई। इस साल की जो कारों की रेस हुई है ना, बहुत ही मतलब रोमांचक हो रही है। क्यों? देखता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बस बता रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। इस साल कारों की रेस जितनी भी हुई, याद करना बहुत आसान है। पिछली बार क्या होता था, 4-5 कॉलम बनाने पड़ते थे, अलग अलग खिलाड़ियों के नाम लिखकर फिर लिखना पड़ता था, इसने ये जीता, इसने ये जीता, इसने ये जीता। लेकिन इस बार कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 कारों की रेस याद कर लीजिए इस साल की,
कौन कौन सी? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। ये दोनों कारों की रेस जीती हैं सर्जियो पेरेज ने। बाकी सभी कारों की रेस जीती हैं मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो इस बार की जो बेल्जियम माफ़ कीजिएगा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है, हंगरी की जो कारों की रेस हुई है उसको भी मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीत लिया, जो कि रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। सर्जियो पेरेज की बात करें तो ये भी रेडबुल चलाते हैं, लेकिन ये मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। और सऊदी अरेबियन और अजरबैजान को देख लीजिए आप। उसके अलावा बाकी सारी कारों की रेस किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टप्पन ने। ध्यान रखिएगा, आसान है आपके लिए याद करना। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा कंट्री है जिसने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर्स की मैरिज को बैन कर दिया है अपने यहाँ पर? तो आंसर होगा रशिया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर एक साइन दिया है कि हम अपने लेजिस्लेशन के माध्यम से सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर की जो मैरिज है उसको बैन कर रहे हैं। इतनी न्यूज़ है, बस ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के केसेस को हैंडल नहीं करता, इसके द्वारा बेंच बनाई गई हैं अलग अलग जगह पर। वहाँ पर उन राज्यों के केसेस भी इसी हाई कोर्ट के अंतर्गत ही सॉल्व होते हैं। जैसे कि गोवा का बॉम्बे हाई कोर्ट के माध्यम से ही सॉल्व होता है। दमन दीव और दादर नगर हवेली का भी इसी के माध्यम से सॉल्व होता है। महाराष्ट्र तो है ही, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की, तो इस समय पर देवेंद्र कुमार उपाध्याय को अपॉइंट किया गया है। कहाँ का? बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। 25 हाई कोर्ट्स में से सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन है? तो आप तेलंगाना में मत पहुंच जाइएगा कि नया स्टेट बना है तो वहाँ पर ही सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट होगी, नहीं। वहाँ पर हैदराबाद में हाई कोर्ट जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट, वो ओल्डेस्ट नहीं, न्यूएस्ट नहीं है। सबसे न्यूएस्ट कौन सी है? आंध्र प्रदेश की अमरावती हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश जो अमरावती में अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस बने हैं धीराज सिंह ठाकुर। ध्यान रखिएगा, दोनों अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर बात की जाए कि शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के पर्टिकुलर गवर्नर दिलाते हैं। लेकिन इनको सैलरी कौन देता है? जब ये काम कर रहे हैं तो इनको सैलरी वही राज्य का उस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। और साथ साथ अगर बता दूं कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनको पेंशन कौन देगा? तो पेंशन इनको केंद्र सरकार की संचित निधि से मिलेगी। संचित निधि से मिलने की वजह से ये किसी के दबाव में नहीं रहते, क्योंकि सैलरी की कोई घटा बढ़ा तो सकता नहीं है, जो चल रही है वही चलती रहेगी। ठीक, बढ़ा सकते हैं, संसद बढ़ा सकता है, लेकिन कोई जब अपॉइंट हो चुके हैं उसके बाद कोई चेंज कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट क्राइम। आपको बता दूं एनसीआरबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि हाईएस्ट रेट ऑफ जो हाईएस्ट क्राइम है शेड्यूल्ड कास्ट के ग्रुप पर, वो किस राज्य में ऑब्जर्व किया गया, किस राज्य में देखा गया? आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाई शेड्यूल कास्ट में के जो ग्रुप्स हैं उन पर अटैक हुए। 2019 से 21 की रिपोर्ट ये बनाई है एनसीआरबी, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। उसमें ये बताया गया कि मध्य प्रदेश में जो ऐसी कम्युनिटीज़ रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो इससे पहले, जब 2019 से पहले की बात करेंगे तो उसमें राजस्थान टॉप पर था। ठीक, अब एनसीआरबी जिसको 1986 में फॉर्म किया गया था, जो कि क्राइम से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को अपने पास सजो कर रखता है। अगला क्वेश्चन, सीईओ और एमडी टाटा स्टील के सेकंड टाइम कौन अपॉइंट हुए? मतलब पहले भी यही थे। इनका नाम है टीवी नरेंद्रन, ध्यान रखिएगा, टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ और एमडी अपॉइंट हुए हैं। 2017 से लगातार ये सीईओ एमडी बन रहे हैं। टाटा स्टील की बात करें तो 1907 में इसे फाउंड किया गया जमशेदपुर झारखंड में, और जमशेदपुर टाटा और दाराबजी टाटा के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। मुंबई वैसे इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख पाएंगे नरेंद्रन को।
अगला क्वेश्चन, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर, आपने ईडी सुना होगा, ईडी की रेड यहाँ पड़ गई, ईडी की रेड यहाँ पड़ गई, तो डायरेक्टर ईडी के कौन, मतलब उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, तो संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया 15 सितंबर तक। और आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी बेंच ने पूछा है कि क्यों इनका कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है। सरकार के माध्यम से पूछने की कोशिश की जा रही है कि ये इलीगल तो नहीं है बार बार इनका जो एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसीलिए चर्चाओं में रहे हैं। तो संजय कुमार मिश्रा, वैसे तो चर्चाओं में रहती है ईडी, तो इनका नाम याद रखिएगा, संजय कुमार मिश्रा। ये है संजय कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड दिया गया, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिला है। तो किस रेलवे स्टेशन को अवार्ड ऑफ मेरिट यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड मिला है? तो अश्वनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया और स्टेशन का नाम है बाईकुला स्टेशन। बाईकुला स्टेशन की बात करें तो ये मुंबई सब अर्बन रेलवे जो सेंट्रल लाइन है उसके अंतर्गत ये आता है। इसकी बात करें तो ये स्टेशन ग्रेड 1 हेरिटेज स्ट्रक्चर है, जिसको 1856 में फाउंड किया गया था। और इसी स्टेशन, आपको बता दूं, यहाँ से मुंबई थाने जब चली थी, मुंबई से थाने जब चली थी ट्रेन, तो बाईकुला स्टेशन भी उस समय पर कंस्ट्रक्टेड था, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम को। साथ साथ जो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड मिला है वो स्टेपवेल ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद को मिला है। और अवार्ड ऑफ मेरिट में 2 और कैटेगरी में अवार्ड मिला, एक तेलंगाना के फोर्ट दामोकोंडा को मिला और स्टेशन बाईकला स्टेशन को मिला है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो ये अवार्ड है एशिया पैसिफिक अवार्ड, ये कब से दिए जा रहे हैं? तो 2000 सन से दिए जा रहे हैं। यूनेस्को की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसे फाउंड किया गया, ऑन्द्रे अजौले इसके डीजी हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के द्वारा, आपको बता दूं, आरबीआई के द्वारा पार्लियामेंट में बताया गया एक रिपोर्ट में कि आरबीआई के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कितने वोस्ट्रो अकाउंट अभी बताता हूं, लेकिन आपको बता दूं टोटल 22 कंट्रीज में वोस्ट्रो अकाउंट अब खुलेंगे, जिससे कि जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड हो पाएगा। भारत अपने में पैसा देगा और वो कंट्री अपने में पैसा सेटलमेंट कर पाएगी जब हमारे और उनके बीच में ट्रेड होगा। वोस्ट्रो अकाउंट हेल्प करता है और टोटल 20 बैंक है जो कि वोस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे, आरबीआई के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि सेटलमेंट करता है। आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आप अवेलेबल है यूएई में और यूएई में आप व्यापार करते हैं। अब यूएई में जब आप इंडियन से व्यापार कर रहे हैं तो वो आपको पैसा कैसे देगा? रुपी में। लेकिन अगर आपके उसके कंट्री में वोस्ट्रो अकाउंट होगा तो वो क्या करेगा? अपनी करेंसी में आपको पेमेंट कर देगा। अपनी करेंसी में जब पेमेंट होगा तो वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से ही आपको पेमेंट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो डॉलर वाली डिपेंडेंसी है वो घट जाएगी, मतलब डॉलर की डिपेंडेंसी ट्रेड में कम हो जाएगी। वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से ऐसा होता है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? बैंक के अंदर किसी अन्य बैंक का अकाउंट खुला हुआ है, उसको कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। मतलब एसबीआई है, मान लीजिए एसबीआई में एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा लीजिएगा मत, मतलब वो दूसरे देश के अकाउंट्स खुलते हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई है, उसमें पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट खुल जाए। पंजाब नेशनल बैंक मान लीजिए पाकिस्तान का बैंक है, तो ये क्या हो जाएगा? जो इसमें एसबीआई में अकाउंट खुला है पंजाब नेशनल बैंक का, वो होगा वोस्ट्रो अकाउंट, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें किन किन कंट्रीज़ में खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट भारत की जिनके साथ फ्रेंडशिप बहुत गहरी है सबके साथ खुला हुआ है। 22 कंट्रीज़ में वोस्ट्रो अकाउंट है। यहाँ पर आरबीआई की बात करें तो 1935 1 अप्रैल को इसे फाउंड किया गया। नेशनलाइजेशन इसका 1949 में हुआ। कलकत्ता में इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई कन्वर्ट कर दिया गया। 4 साल के लिए गवर्नर का पद चुना जाता है और पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। पहले ऐसे गवर्नर बने जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे थे, और केजे उदेशी जो कि
डिप्टी गवर्नर, पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर बनी थी। अगला क्वेश्चन, तो आईसीसी ने हरमनप्रीत कौर को क्या किया, लेवल 2 के माध्यम से इनको दोषी पाया और 2 मैच के लिए बैन कर दिया। ऐसा होने वाला वुमेन्स में वो पहली प्लेयर बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत कौर भारत की वुमेन टीम की कैप्टन है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। ठीक, लेवल 2 की इनको गुनाहगार माना और 50% फीस भी काट ली गई और 2 मैच के लिए बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन, केरला के चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली में कौन बने हैं, तो केरला के चीफ जस्टिस बने हैं जितेंद्र देसाई, आशीष जितेंद्र देसाई। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओथ इनको गवर्नर, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पर खुली है, तो ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खुली है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से इसको खोला गया है, ध्यान रखेंगे। पहली स्पोर्ट्स एकेडमी है, पहली गेमिंग एकेडमी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, तो अभी आरपीएफ में नेशनल मार्टिर मेमोरियल अभी अनवील की गई जगजीवन आरपीएफ एकेडमी में, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। यहाँ पर जो शहीद हैं, जो भी आरपीएफ से शहीद हुए हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के रिप्रेजेंट उनकी इमेजेस और उनके जो प्रतीकों को किया जाएगा। ठीक, और श्री संजय चंदर जी इसके डीजी हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। अगला क्वेश्चन, भारत ने ना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं चाइना में, वहाँ पर भारत ने वुशु के जो प्लेयर्स हैं उनको वहाँ से बुला लिया है। क्यों बुला लिया है, भारत की 12 लोगों की टीम गई थी वहाँ पर, जिसमें से 8 प्लेयर, 1 कोच और 3 स्टाफ मेंबर हैं। उसमें से 3 प्लेयर अरुणाचल प्रदेश के थे। उन 3 प्लेयरों को इन्होंने क्या किया, वीज़ा, आपको पता है अलग अलग प्रकार का वीज़ा होता है, जैसे बिजनेस वीज़ा हो गया, आपका घूमने का कोई वीज़ा है, और कोई अन्य वीज़ा जैसे ऑन अराइवल ऑन वीज़ा हो गया, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें से चाइना एक प्रकार का वीज़ा इशू करता है। कौन कौन सा, जिसे स्टेपल वीज़ा कहते हैं। स्टेपल वीज़ा में क्या होता है, अगर चाइना उस देश के उस रीजन को वो उसका पार्ट नहीं मानता तो उसके लोगों के लिए वो स्टेपल वीज़ा जारी करता है, जिसमें उनके पासपोर्ट में स्टेपल कर दिया जाता है एक पेपर, जिसमें ऑलमोस्ट जो भी कितने दिन रहेंगे वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन होती है और मोहर उसमें नहीं लगाई जाती। इसकी वजह से इशू हुआ और चाइना आपको पता है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता। इसीलिए उसने इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हमारे पास हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग नहीं मानते, इसीलिए हमने स्टेपल वीज़ा इनके लिए जारी किया है। सिर्फ 3 प्लेयरों के लिए किया, जिसकी वजह से भारत ने वुशु के प्लेयर्स को वहाँ से बुला लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए हैं, तो आंसर होगा चाइना में हुए हैं। वहाँ पर भारत ने वुशु के प्लेयर्स को वापस बुलाया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट स्टेपल वीज़ा क्या है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन, पहला उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसको देना का अनाउंस किया। आंसर है रतन टाटा, जो कि चेयरमैन है किसके, टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं। रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड, पहले उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का अनाउंसमेंट किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर रमेश बैस हैं, कैपिटल यहाँ की मुंबई और नागपुर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप रतन टाटा जी को देख पाए थे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य के लिए उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च कर दिया है, जिस कैंपेन का नाम है माई सॉइल माई कंट्री। ध्यान रखिएगा, ये कैंपेन 9 से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसे अमृत कलश यात्रा भी ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। इसमें अमृत कलश यात्रा भी ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त को होता है, इसीलिए 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन अफ्रीकन कंट्री है, कौन सी, नाइजर कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनको वहाँ की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया और वहाँ पर आर्मी का शासन लगा दिया है। कई देशों में अफ्रीका में
इस प्रकार की घटनाएं कुछ सालों में नज़र आई हैं। याद रखिएगा उनके प्रेसिडेंट कौन है, नाइजर के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बज़ौम। कौन? मोहम्मद बज़ौम। इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया और राष्ट्रपति और यहाँ पर आर्मी शासन लग चुका है। यहाँ पर जब बात की जाएगी नाइजर की, तो नाइजर जिसकी कैपिटल नियामे है, करेंसी यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। यहाँ की नेबर कंट्री नाइजीरिया, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और बेनिन है। अन्य कौन कौन से देश हैं जहाँ पर अभी रिसेंटली में सैन्य शासन लगा? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में रिसेंटली लास्ट 3 ईयर में काफ़ी जगहों पर सैन्य शासन लगा, जैसे कि चाड में अप्रैल 2021 में लग गया, माली में 2020 में लगा, बर्किनो फासो में 2022 में, 2021 में गुइना में लगा और 2019 में सूडान में आर्मी का शासन लगा है। ठीक, अब पहले फास्ट बॉलर जिन्होंने T20 का इंटरनेशनल मैच हो रहा था वहाँ पर 7 विकेट ले ली। आपको लग रहा होगा जो टॉप 10 टीमें हैं ना उन्हीं का कोई बॉलर होगा, लेकिन आपको बता दो टॉप 10 टीमों में से प्लेयर नहीं है। मलेशिया के एक गेंदबाज हैं जिन्होंने यहाँ पर 7 विकेटें ले ली इंटरनेशनल मैच के T20 फॉर्मेट में, जिनका नाम सियाजुल इज़ात इद्रूस है। ध्यान रखिएगा, सियाजुल इज़ात इद्रूस। ये वनडे जो एग्ज़ाम हो गए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पर 6 विकेटें लेने वाले तो 12 बॉलर हैं, लेकिन 7 विकेट लेने वाले इकलौते ये बॉलर बने हैं। T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। भारत के भी 2 गेंदबाज हैं, दीपक चहर और यजुवेंद्र चहल, जो कि 6-6 विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन 7 विकेट अभी तक किसी ने नहीं ली। इन पर्सन का याद रखिएगा, मलेशिया के फास्ट बॉलर हैं। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज करें, जैसे कि मतलब पढ़ें, जैसे कि तो इम्पॉर्टेंट डेज में पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेंजर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड रेंजर्स डे हम 31 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें जो रेंजर्स हैं उनके योगदान को कंजर्व करने के लिए, जो फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, उनके लिए कैंपेन और अवेयरनेस के लिए, उनको ऑनर के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, रेंजर्स वो होते हैं जो कि हमारे नेचर को कंजर्व करते हैं, जो हमारे जंगली जीवों को बचाने में मदद करते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बचाने में मदद करते हैं। इनकी थीम रखी गई थी इस बार की 30/30। ध्यान रखिएगा, 30/30 इनकी थीम रखी गई थी। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हम 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स रखी गई। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स रखी गई है, जिसका एम अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बीच में, जिससे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें और एक्स्ट्रा अगर यूज़ ना हो तो उसको यूज़ ना करें। जैसे कि कोल हो गया, उसका यूज़ करने की बजाय CNG यूज़ करें, और भी अन्य जो मीडियम्स हैं उनको यूज़ करें, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की तरफ एक कदम उठाएं। ठीक, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। ये एक वायरल से होने वाली एक डिसीज़ है और इसकी थीम 1 लाइफ 1 लिवर रखी गई है, क्योंकि हेपेटाइटिस लिवर को अफेक्ट करती है। तो 1 लाइफ 1 लिवर इसकी इस बार की थीम रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन 85 नंबर का रेजिंग डे, स्थापना दिवस हम CRPF का कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 27 तारीख को 27 1939 को हमने CRPF को फाउंड किया था, इसीलिए हम 27 जुलाई को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, इसको फाउंड किया गया था 27 जुलाई 1939, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, इसके DG सुजॉय लाल थाउसेन है। ठीक, अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो मैंग्रोव वाले इकोसिस्टम या प्लांट्स हैं उनको कंजर्व करने वाला डे हम 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। यूनेस्को के द्वारा इसको 2015 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का अच्छा माध्यम होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने या कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त बनाने में ये बहुत मदद करते हैं, इसीलिए हम इसे ऑब्जर्व करते हैं।
26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर युद्ध हुआ और एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय के नाम से। कहाँ पर? कारगिल में। तो कारगिल वॉर हुआ 1999 में और ये 26 जुलाई को भारत ने इस पर विजय प्राप्त की कारगिल पर। इसीलिए हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा 24th एनिवर्सरी इस बार हम ऑब्जर्व 2023 में कारगिल विजय दिवस की कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।